सोचो, अगर तुम्हें एक दिन अचानक ये पता चले कि दुनिया का अंत आ चुका है, तुम्हारे अलावा सब लोग मर चुके हैं, अब न भीड़ है, न शोर, न ट्रैफिक, बस खाली पड़े मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स और उन पर धीरे धीरे कब्जा करते पेड़ पौधे। यही सब होता है 2025 की लेटेस्ट पोस्ट अपोकलिप्टिक सीरीज अर्थ अबाइड्स में। एंड यू आर वॉचिंग DLE। कहानी शुरू होती है ईश से, जो एक बायोलॉजिस्ट है। वो कई महीनों से जंगल के बीच रिसर्च कर रहा था, तभी अचानक एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। घबराहट में उसका फोन भी हाथ से गिर जाता है। अब मदद बुलाने का कोई तरीका नहीं था। मजबूरी में वो खुद ही हाथ पर कट लगाकर जहर निकालने की कोशिश करता है। दर्द से कराहते हुए आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। कई दिन तक उसकी हालत खराब रहती है। बीच बीच में उसे लगता है जैसे कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा हो। एक बार तो कुछ लोग उसके केबिन तक भी आए, शायद साइंटिस्ट थे, पर वो आवाज नहीं निकाल पाया। वो लोग समझे कि अंदर कोई नहीं है और चले गए। कुछ दिनों बाद आखिरकार उसके शरीर से बचा हुआ जहर निकल जाता है। वह संभलने लगता है और तय करता है कि शहर जाकर अस्पताल में चेकअप करवाए। लेकिन शहर पहुंचते ही जो नजारा दिखता है, उससे उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। सड़कों पर हजारों गाड़ियां बंद पड़ी थी, हर गाड़ी में इंसान मरे पड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा। जल्दी ही ईश को समझ आ जाता है कि पिछले कुछ दिनों में एक खतरनाक बीमारी ने पूरी दुनिया की आबादी खत्म कर दी है। सरकारें गिर चुकी हैं, कानून नियम मिट चुके हैं। रोते बिलखते वह अपने घर की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि उसके माता पिता भी कई दिन पहले ही मर चुके थे। दिल टूट जाता है, लेकिन हकीकत को स्वीकार कर वह उनकी कब्र खोदता है और अंतिम संस्कार करता है। आने वाले दिनों में ईश को एहसास होता है कि उसके टाउन में अब कोई नहीं बचा, मगर उसे उम्मीद रहती है कि कहीं न कहीं कुछ और सर्वाइवर्स जरूर होंगे। इसलिए वह एक गन और जरूरी सामान लेकर लास वेगास की ओर निकलता है। रास्ता आसान नहीं था। जिस ब्रिज से शहर जुड़ता था वह ब्लॉक हो चुका था। लंबा चक्कर काटकर आखिरकार वह लास वेगास पहुंचता है, लेकिन वहां भी वही सन्नाटा, खाली सड़कें, सुनसान होटल्स और बंद पड़े कैसीनो। थककर ईश एक फेमस होटल में रुक जाता है। सब कुछ उसके लिए फ्री था, तो वह महंगी वाइन पीने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात दो और सर्वाइवर्स से होती है, मिल्टन और एन। दोनों भी उसी की तरह इस बीमारी से इम्यून थे। वे बताते हैं कि कई दिनों से वे भी ऐसे ही होटलों में रह रहे थे। मिल्टन उसे आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट दिखाता है, जिसमें बताया गया था कि वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद अलग अलग देशों में गृह युद्ध छिड़ गए। राशन के लिए लोग एक दूसरे को मारने लगे और देखते ही देखते पूरी आबादी खत्म हो गई। मिल्टन और एन मानते हैं कि आज उन्होंने पहली बार किसी और जिंदा इंसान को देखा है। इसका मतलब ये था कि अब दुनिया में बचे हुए लोग बहुत ही कम हैं। धीरे धीरे ईश को पता चलता है कि लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से उनकी मानसिक हालत काफी खराब हो चुकी है। एन बताती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चों को मरते देखा था, जिसके बाद जीने की उसकी इच्छा खत्म हो गई। ईश कुछ दिनों तक उनके साथ वहीं होटल में रुकता है, लेकिन सब कुछ फ्री होने के बावजूद अब महंगे कपड़े, वाइन या ब्रांडेड चीजें किसी को खुशी नहीं देती, मानो इंसानों के साथ उनकी कीमत भी खत्म हो गई हो। मिल्टन बताता है कि वह पहले बड़ा बिजनेसमैन था। मेहनत करके उसने बहुत कुछ कमाया, लेकिन अब न शोहरत बची है और न ही परिवार। उसकी जेब में सिर्फ एक गन है। उसका कहना है कि अगर जीने का मकसद नहीं बचा तो वे तीनों मिलकर उसी गन से सब खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर ईश का दिल दहल जाता है। वह घबराकर होटल से बाहर भागने लगता है। क्योंकि ईश अभी भी जीना चाहता था, तभी पीछे से उसे दो गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यानी मिल्टन और एन ने सब खत्म कर लिया था। अब ईश फिर से अकेला रह गया। उसे लग रहा था जैसे वह पूरी दुनिया का आखिरी जिंदा इंसान हो। वह तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ शहर से बाहर निकल जाता है। इसी सफर में उसे एक डॉग मिलता है। इस अकेलेपन में उसे एक साथी मिल गया था। उसने डॉग का नाम रखा लकी। अब उसके पास जीने की एक नई वजह थी। ईश लकी को साथ लेकर अपने पुराने घर लौट आता है। खाने पीने की कोई कमी तो थी नहीं, और अब उसने ठान लिया कि इस नई जिंदगी को एक सिरे से शुरू करेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद ईश और लकी की दिनचर्या तय हो चुकी थी। वे दिन में बाहर निकलते, नई जगहें देखते और उम्मीद करते कि शायद कोई और सर्वाइवर भी जिंदा मिला तो। एक दिन लकी अचानक एक घर के सामने भौंकने लगता है, जहां से धुआं उठ रहा था। ईश समझ जाता है कि वहां कोई है। वहां जाकर उसे एमा नाम की एक लड़की मिलती है। शुरुआत में एमा डरी हुई थी, लेकिन ईश उसे यकीन दिलाता है कि वह खतरा नहीं है। धीरे धीरे दोनों खुलकर बातें करने लगते हैं और पता चलता है कि पिछले 1 साल में उन्होंने एक दूसरे के अलावा किसी को भी जिंदा नहीं देखा। वे खुश थे कि आखिरकार उन्हें इंसानी साथ मिल गया। कुछ दिनों बाद एमा ईश के घर आकर उसके साथ रहने लगती है। अब वे दोनों मिलकर उस घर को और बेहतर बनाने लगते हैं। पास के स्टोर से उन्हें अनलिमिटेड राशन मिल जाता, जिससे खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। इस नए साथ ने दोनों के भीतर जीने की नई उमंग जगा दी।
वे डेली के काम करते, अपनी हॉबीज अपनाते ताकि बोरियत न हो। ईश जानता था कि अगर वे वाकई दुनिया के आखिरी कपल हैं तो आबादी को आगे बढ़ाना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। समय गुजरता गया और इंसानों के गायब होने के बाद जंगली जानवर अब शहरों तक आने लगे थे। ईश ने घर को और सुरक्षित करने के लिए सोलर पैनल लगाए। धीरे धीरे उनका घर पूरी तरह से तैयार हो गया। कुछ समय बाद एमा प्रेग्नेंट हो गई। वह बहुत खुश थी कि अब उन्हें जीने का एक और मकसद मिल गया, लेकिन ईश के मन में डर था कि इस दुनिया में बच्चे को लाना सही होगा या नहीं। साथ ही उन्हें डिलीवरी की भी चिंता थी। ईश पास की लाइब्रेरी से बच्चे के जन्म से जुड़ी किताबें पढ़ने लगता है। दिन बीतते जाते हैं। उनका घर अब सेल्फ सस्टेनेबल हो चुका था। फ्रीजर में खाना स्टोर होता, पालतू जानवरों से दूध और अंडे मिलते, गार्डन में हरियाली थी और हवा पहले से साफ हो चुकी थी। उनकी लाइफ मानो परफेक्ट लगने लगी थी। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आई। आसपास चूहों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। वे घर तक आने लगे। ईश और एमा ने कचरा जलाना शुरू किया ताकि चूहे दूर रहे, लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। आखिरकार उन्होंने घर को अंदर से सील करना शुरू कर दिया। रात को एमा कहती है कि वे जल्द ही कोई हल निकाल लेंगे। ईश ने आसपास से बिल्लियां पकड़कर लाना शुरू किया ताकि चूहे खत्म हो सके। आखिरकार वह दिन भी आ गया। एमा को लेबर पेन हुआ और ईश की मदद से एक हेल्दी बच्ची का जन्म हुआ। दोनों बेहद खुश थे। उन्होंने टाउन की दीवारों पर अपना एड्रेस पेंट कर दिया ताकि अगर कोई और इंसान जिंदा हो तो वह उनके पास आ सके। धीरे धीरे 6 साल गुजर गए। एक दिन जब ईश अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकला तो अचानक सामने एक जंगली जानवर आ गया। अब जंगल और शहर की कोई सीमा नहीं रह गई थी, इसलिए जानवर अक्सर शहरों तक आ जाते थे। तभी ईश की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह उसे देखकर घबराकर भाग रही थी। ईश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की डर के मारे दूर हटती है। आखिरकार जब ईश उसे सेब ऑफर करता है तो वह मान जाती है कि ईश उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे भरोसा करके वह उसके ट्रक में बैठ जाती है और ईश उसे अपने घर ले आता है। अब तक ईश और एमा के 2 बच्चे हो चुके थे। बड़ी बेटी का नाम हैदर था और उसके 2 साल बाद बेटा एलेक्स आया। एमा अब तीसरे बच्चे से भी प्रेग्नेंट थी। लगता था जैसे पूरी दुनिया की आबादी अब इन्हीं से आगे बढ़ेगी। उनके टाउन की दीवारों पर लिखा एड्रेस अब काम आने लगा था। 2 और सर्वाइवर्स, जॉर्ज और मरीना, उनके साथ रहने आ गए। इसके अलावा वह नई लड़की जिसे ईश ने कुछ समय पहले ट्रक से लाया था, अभी भी डरी हुई थी। वह नीचे उतरने से कतराती थी और पहली रात उसने पूरा समय ट्रक में ही बिताया। सुबह मरीना उसे खाना देने गई तो लड़की घबरा गई। मरीना ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह और जॉर्ज सालों भटकते रहे। फिर ईश और एमा का एड्रेस मिला और अब यहाँ एक सुरक्षित जिंदगी जी पा रहे हैं। धीरे धीरे लड़की का डर कम हुआ। मरीना ने उसके सामान में कुछ अजीब ड्राइंग्स और एक लेटर देखा। उसमें लिखा था कि लड़की का नाम ईवी है। लेटर उसकी माँ ने छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि जो भी ईवी को पाए उसका ध्यान रखे। असल में जब बीमारी फैली थी तब ईवी के पिता ने उसके साथ गलत हरकतें की थी। यही वजह थी कि वह किसी से भी डर जाती थी। उसकी माँ ने आखिरकार उसके पिता को मार डाला और ईवी को घर से बाहर भगा दिया। अब ईश और एमा ने तय किया कि ईवी को भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। इसी दौरान एमा ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने रखा जोई। अब उनका परिवार और भी बढ़ चुका था। सब लोग साथ मिलकर रहते और आने वाले 1 साल तक खुशियों में दिन बिताते। एक दिन उन्हें किसी नए ग्रुप का सिग्नल मिला। बच्चों को घर में छोड़कर सभी एडल्ट्स गन लेकर बाहर निकले। सामने एक और ग्रुप खड़ा था जिसने टाउन की दीवार पर लिखा एड्रेस देखा था। इस ग्रुप में थे मोली, जीन, एजरा और उनका बेटा रफ। उन्हें भी अपने साथ ले लिया गया। मोली ने बताया कि पिछले 8 सालों में उन्होंने सिर्फ 4 जिंदा लोगों को देखा था। कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वे भटकते रहे। अब वे भी यहाँ सुरक्षित थे। मोली डॉक्टर थी जो उनके ग्रुप के लिए बहुत बड़ी मदद थी। अब अगर कोई घायल होता या बीमार पड़ता तो इलाज मिल सकता था। ईश ने नए सदस्यों को नियम समझाए। शहर और जंगल की कोई सीमा नहीं रह गई थी। जंगली जानवर अक्सर घरों के आसपास घूमते, इसीलिए सप्लाई लेने जाते समय हमेशा हथियार और साथ ही साथ होना जरूरी था। अगले दिन सब लोग टाउन के दूसरे हिस्से तक गए। वहाँ एक हॉस्पिटल था। मोली ने वहाँ से ढेरों दवाइयाँ ली और बाकी लोग भी जरूरी सामान लेकर लौट आए। अब नई जिंदगी और आसान हो गई। नई मेंबर जीन पहले सिंगर थी। वह सबके लिए गाने गाती, जिससे सबका मन बहलता। जीन प्रेग्नेंट भी थी। एजरा का बच्चा होने वाला था। उसी दौरान जॉर्ज और मरीना भी सालों बाद पहली बार एक दूसरे के करीब आए। कुछ महीनों बाद जीन और मरीना दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। धीरे धीरे 14 साल बीत गए। ईश और एमा की फैमिली अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। वे अपनी सबसे बड़ी बेटी हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ईश अब बच्चों को पढ़ाता था। वह उन्हें पुरानी दुनिया की बातें बताता, कैसे शहर चलते थे, ताकि जब बड़े हों तो दुनिया को आगे बढ़ा सके।
एक दिन तेज तूफान आया, सब भागकर घर सुरक्षित करने लगे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनका डॉग लकी कहीं नहीं है। ईश उसे ढूंढने निकला और देखा कि लकी एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुका था। यह पल बहुत भारी था। लकी उसके साथ तब से था जब वह पूरी तरह अकेला था। लकी एमा से भी पहले उसका साथी बना था। सबने मिलकर अपने गार्डन में उसकी समाधि बनाई। उसे ग्रुप का पहला मेंबर माना गया, जिसकी वजह से यह फैमिली बनी थी। समय गुजरता गया, फैमिली और बड़ी होती गई। एक दिन जब ईश बच्चों को खेलते देख रहा था, तभी अचानक एक जंगली शेर उनके घर में घुस आया। ईश बच्चों को बचाने के लिए सामने कूद पड़ा। शेर ने उस पर हमला कर दिया और बुरी तरह घायल कर दिया। बाकी लोग गन लेकर दौड़े। डॉक्टर मोली तुरंत इलाज करने लगी। सौभाग्य से उनके पास सारी दवाइयां थीं। मोली के टाइमली ट्रीटमेंट से ईश की जान बच गई। एमा ने गुस्से में गन उठाई और उस शेर को मार गिराया ताकि वह फिर से किसी पर हमला न करे। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद ईश फिर से चलने लगा। उसकी फैमिली अब पहले से और भी मजबूत हो चुकी थी। अब 17 साल बीत चुके थे। बच्चे बड़े हो गए थे। ईश अपने बेटों जॉय और एलेक्स को सर्वाइवल की हर ट्रिक सिखाता, कैसे जंगल में रास्ता ढूंढना है और खतरे के वक्त हथियार का इस्तेमाल करना है। इसी बीच एजरा का बेटा रफ और ईश की बड़ी बेटी हैदर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वे अक्सर साथ रहते और अब उन्होंने फैसला किया कि दुनिया को देखने जाएंगे। सबको भी यह समझ था कि आबादी उन्हें ही आगे बढ़ानी होगी, इसलिए किसी ने ऐतराज नहीं किया। परिवार ने उन्हें गाड़ी, हथियार और राशन देकर बाहर की दुनिया की ओर भेज दिया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा खतरा पानी की कमी थी। पास के डैम पर जाकर उन्हें पता चला कि पानी लगभग खत्म हो चुका है। इंसानों के अचानक कम हो जाने से मौसम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। अब उनका पूरा ग्रुप एक बड़ी मुसीबत में था। इसी दौरान 2 गाड़ियां उनके टाउन की ओर आती दिखी। सब सतर्क हो गए, क्या पता यह नए लोग खतरनाक हों और उनका घर छीन ले। गाड़ियां आकर रुकी। सामने आया चार्ली का ग्रुप। चार्ली ने बताया कि वह ऑयल के बदले सौदा करने आया है। उनके पास एक ड्रिल मशीन थी। वे हैंड पंप लगाकर ईश और उसके ग्रुप को पानी दिला सकते थे, लेकिन बदले में उन्हें सारा ऑयल चाहिए था। ईश और सबको मानना पड़ा। वैसे भी उनके पास तेल का कोई इस्तेमाल नहीं था। पानी की कमी जानलेवा थी। चार्ली का ऑफर मानकर उन्होंने ड्रिलिंग शुरू कर दी। यह काम कई दिन का था, इसलिए चार्ली और उसका ग्रुप अपनी वैन में ही वहीं रहने लगा। समय बीतते बीतते ईश को शक होने लगा। चार्ली सीधा साधा इंसान नहीं था। उसने पहले भी बहुत से सर्वाइवर्स को रिसोर्सेज के लिए मार डाला था। ईश ने अपने ग्रुप को अकेले में चेताया कि उनसे सावधान रहना होगा। एमा ने समझाया कि ड्रिल पूरा होने के बाद वे वैसे भी चले जाएंगे, लेकिन ईश को दिल से भरोसा नहीं था। 4 दिन बाद आखिरकार पानी निकल आया। सब खुश हुए। सौदा पूरा हो चुका था। रात को सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन ईश की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि चार्ली इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगा। उसी रात ईश ने चीखने की आवाज सुनी। वह बाहर भागा तो देखा चार्ली एक कमरे से निकल रहा था और उसका साथी साइलस बाहर पहरा दे रहा था। ईश तेजी से कमरे में घुसा। अंदर ईवी बैठी रो रही थी। उसने बताया कि चार्ली ने उसके साथ जबरदस्ती की। ईश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सबको इकट्ठा कर यह बात बताई। बाकी लोगों ने भी सुना था कि चार्ली कह रहा था वह कहीं नहीं जाएगा। उनके पास ढेरों गन थी और वे ताकतवर थे। ईश ने साफ कहा, आज उसने ईवी के साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा। अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमारा घर नरक बन जाएगा। बाकी सब भी मान गए। सवाल उठा कि क्या इंसानों की खत्म होती दुनिया में उन्हें किसी को मारना चाहिए, लेकिन फैसला हो चुका था। अगली रात प्लान के मुताबिक सबने मिलकर चार्ली को घेर लिया। उसके ग्रुप को भनक तक नहीं लगी और ईश ने उसे मार डाला। यह पहली बार था जब ईश ने किसी इंसान की जान ली। उसका दिल भारी था, मगर यह अपने परिवार और ग्रुप की सुरक्षा के लिए जरूरी था। सुबह सबको बताया गया कि चार्ली अब नहीं रहा। उन्हें धमकाया भी, या तो तुम यहाँ रहो और हमारे साथ काम करो, या फिर हमेशा के लिए चले जाओ। चार्ली के लोग हैरान थे। ज्यादातर जानते थे कि चार्ली गलत था। उन्होंने कई बार उसके जुल्म देखे थे, इसलिए उन्होंने बगावत नहीं की। सब यहीं रुकने को तैयार हो गए। बस उसका सबसे करीबी साथी साइलस गुस्से से पागल था। वह चिल्ला उठा, तुम लोगों ने हमारे लीडर को धोखे से मार डाला। उसका गुस्सा किसी भी पल जंग में बदल सकता था। अब ईश का पूरा ग्रुप तनाव में था। उन्हें डर था कि साइलस बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन बाकी मेंबर्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि दिल से वे भी जानते थे चार्ली का मारा जाना जरूरी था। चार्ली की मौत के बाद ग्रुप ने राहत की सांस ली। असल में चार्ली सिर्फ ईवी के साथ ही नहीं, अपने ही ग्रुप की और औरतों के साथ भी गलत करता था। लेकिन साइलस टूट चुका था। चार्ली उसका सबसे करीब था। वह उसके लिए भाई जैसा था। चार्ली की मौत वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ईश ने उसे साफ कह दिया, तू भी उसके कामों में शामिल था, इसलिए अब तुझे यहाँ से जाना होगा। साइलस अकेला निकाल दिया गया। कुछ देर भटकने के बाद उसने कोशिश की वापस आने की, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। यह उसकी सजा थी।
समय बीतता गया। अब 20 साल गुजर चुके थे। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ग्रुप के बच्चे बड़े हो चुके थे और अब खुद मिलकर प्रयोग कर रहे थे। वे एक नया प्लेन बनाने की कोशिश में लगे थे ताकि पहाड़ों से आसानी से नीचे उतर सके। ईश का बेटा बड़े गर्व से कहता, कुछ ही वक्त में हम इसे परफेक्ट कर लेंगे। लेकिन तभी एक और खतरा आ गया। धीरे धीरे ग्रुप के कई लोग बीमार पड़ने लगे। लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 20 साल पहले फैली उस बीमारी में थे। डॉक्टर मोली ने समझाया कि वायरस समय के साथ बदल चुका है। पहले वाली स्ट्रेन से वे इम्यून हो गए थे, लेकिन अब यह नया वेरिएंट फिर से फैल रहा था। अच्छी बात यह थी कि यह उतना घातक नहीं था। बीमारों की देखभाल शुरू हुई, लेकिन ईश का बेटा जोए बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। पूरा ग्रुप उसकी हालत देखकर परेशान था। इसी बीच ईश की बड़ी बेटी हैदर लौट आई। वह रफ के साथ बाहर की दुनिया घूमने गई थी। सब उसे घेर कर सुनने लगे कि बाहर क्या देखा। हैदर ने भारी आवाज में बताया, हम हर रोज नई जगह जाते थे, लेकिन हर टाउन, हर सिटी सब खाली मिले। हमें कोई और सर्वाइवर नहीं मिला, बस खंडहर और वीरानी। फिर एक दिन पहाड़ी पर कैंपिंग करते वक्त हमें एक आदमी दिखा। मैं उसके पीछे गई, लेकिन वो भाग गया। बाद में वो हमारे पीछे आया और रफ को चाकू की नोक पर पकड़ लिया। तब हमें पता चला कि वो साइलस था, वही साइलस जिसे हमने सालों पहले बाहर निकाला था। हैदर की आंखें भर आईं। उसने आगे कहा, साइलस बदला लेने आया था। उसने रफ पर हमला कर दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। आखिर मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रफ दम तोड़ चुका था। सन्नाटा छा गया। हैदर ने बताया कि उसने रफ को वहीं किनारे पर दफनाया और टूटी हुई गाड़ी छोड़कर पैदल सफर करके यहाँ तक पहुंची। इधर कैंप में भी हालात खराब थे। आधे से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में आ गए थे। डॉक्टर मोली इलाज ढूंढने में लगी थी। धीरे धीरे दवाइयों से ज्यादातर लोग संभल गए, लेकिन जॉय पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात जॉय ने अपने माता पिता को देखा और आखिरी बार धीमे से कहा, पापा अब और नहीं, और उसने दम तोड़ दिया। ईश टूट चुका था। उसने अपने बेटे को खो दिया था। जॉय के साथ और 3 मेंबर्स भी बीमारी से मर गए। एमा ने अकेले में ईश को थामा। उसने कहा, याद है जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने जीना सीखा था। आज हमारे पास पूरा ग्रुप है, बच्चे हैं, यही हमारी असली उम्मीद है। इन्हें तैयार करना ही अब तुम्हारा काम है। सुबह ईश अकेला पहाड़ी पर गया। सूरज की पहली किरण देखी। 20 सालों में उसने महसूस किया कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। वह लौटा और बच्चों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमने अब तक गलत दिशा में कोशिश की। हम पुरानी दुनिया को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दुनिया खत्म हो चुकी है। अब हमें नई दुनिया के हिसाब से जीना होगा। प्रकृति अब हमारी शिक्षक है, वही हमें रास्ता दिखाएगी। सब बच्चों ने सुना और समझा। उन्होंने फिर से रेडियो ठीक करना शुरू किया ताकि दूर दूर तक बचे हुए लोग अगर हों तो उनसे संपर्क हो सके। धीरे धीरे उन्होंने खंडहर शहरों को नया रूप देना शुरू किया। छोटे छोटे सोशल इवेंट्स रखे ताकि नई पीढ़ी समझ सके कि इंसान असल में एक सामाजिक प्राणी है। सबने मिलकर एक नई सोसाइटी की नींव रखी। समय उड़ता गया। 50 साल बीत गए। अब बूढ़ा हो चुका ईश अपने पोते को कहता है, ये दुनिया, ये सभ्यता तुम्हारे हाथों में है। इसे तुम्हें आगे बढ़ाना है। याद रखना, इंसान कभी हारता नहीं, हम हमेशा लौट आते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको DLE का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।